हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है बेसिक नॉलेज। मैं हूं तारिक और चर्चा करेंगे आज हम लोग विज्ञान से संबंधित बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर। यह बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ 25 क्वेश्चन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीव विज्ञान संबंधित है। जीव विज्ञान संबंधित है मतलब कि बायोलॉजी रिलेटेड है किससे? डीएनए से, जीव भार से, जीवों से, या फिर जीवन के प्रमाण के रूप में जीवाश्म से। यहाँ पे पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, जीवों के प्रमाण के रूप में जीवाश्म से। तो जीव विज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, जीवों के प्रमाण के रूप में जीवाश्म से। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, छोटे पौधों को उगाने की कला कहलाती है। छोटे पौधों को उगाने की कला कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, बोनसाई, हर्टिकल्चर, टोपियरी, या फिर ऊतक संवर्धन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोनसाई। बोनसाई एक कला है जिसमें छोटे पौधे बनाकर ही उससे हम लोग फल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कहने का अर्थ यह है कि बोनसाई एक प्रोसेस है जिसको करके हम लोग छोटे पौधे से ही फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो पौधा 1 मीटर का ही होगा, जैसे वो आम हो सकता है, अमरूद हो सकता है, कोई भी पौधा जो कि विशालकाय होता है, लेकिन वो 1 मीटर का ही पौधा होगा, वो फल देने लगेगा। तो उसको मतलब उसको कि हम लोग बोनसाई करते हैं तब वो ऐसा बन जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिमेटोलॉजी अध्ययन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए आप लोग। हिमेटोलॉजी अध्ययन है, यहाँ पे ऑप्शन है हड्डियों का, रक्त का, न्यूरॉन का, या कार्टिलेज का। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सुनिए, हिमेटोलॉजी अगर हम लोग बात अगर रक्त की करें, रक्त की मतलब ब्लड की करें, तो ब्लड में एक वर्णक होता है जिसकी वजह से हमारा रक्त लाल होता है। उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हिमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन हिमेटोलॉजी। तो आपको ये याद रखना है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। बात अगर की जाए ऑप्शन नंबर 3 की, न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजी, और जो उसका डॉक्टर होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। तो न्यूरॉन के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। लेकिन पूछा है हिमेटोलॉजी, तो रक्त के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, हिमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यकृत का अध्ययन कहलाता है। यकृत मतलब होता है लीवर, जिगर भी बोलते हैं इसको। यकृत का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन है? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी है, यकृत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिपैटोलॉजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यकृत के अंदर हिपैटिक सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिपैटोलॉजी। अगर बात की जाए हर्पेटोलॉजी की, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको हर्पेटोलॉजी दिख रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग सरीसृप और उभयचर इन सभी का अध्ययन करते हैं। सरीसृप मतलब सांपों का, उभयचर मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे मेढक हो गए, जलस्थल चर जिनको बोलते हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? हिपैटोलॉजी के अंतर्गत। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मायोलॉजी किसका अध्ययन है? मायोलॉजी, साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है कि जो मायोलॉजी है मतलब कि मायोलॉजी मतलब मसल्स। मसल्स का मतलब हिंदी में पेशियाँ। तो पेशियों के अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी बोलते हैं। बात अगर अस्थियों की किया जाए मतलब कि हड्डियों की जाए, या कार्टिलेज की जाए मतलब कि उपास्थियों की बात की जाए, तो इन दोनों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रियोलॉजी। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। हम लोग के शरीर में अस्थियाँ भी होती हैं और उपास्थियाँ भी होती हैं। जैसे अगर एक उपास्थि की हम लोग बात करें, तो जो हम लोग के नाक के पास जो जो हड्डी है, अगर आप हम लोग नाक को छूते हैं तो जो हड्डी हम लोग को नरम सी हड्डी फील होती है, वो क्या है? एक तरह की कार्टिलेज है, उपास्थि है। तो अस्थि और उपास्थि मतलब हड्डी और उपास्थि के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चींटियों का अध्ययन कहलाता है। चींटियों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर है
ऑप्शन पहला मायोलॉजी, दूसरा मायोकोलॉजी, तीसरा मेलेकोलॉजी या चौथा मिरमेकोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या है? मिरमेकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग चीटों का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी का बाद मायोलॉजी की बात करें हम लोग तो मायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मसल्स का अध्ययन करते हैं, आप जान चुके हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग जाते हैं। 7 क्या कह रहा है? देखिए, सर्पों का अध्ययन कहलाता है। तो अब आप लोग बताइए, क्योंकि अभी मैंने बताया है सर्पों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है। अभी मैंने शायद कौन से क्वेश्चन पे कहा था, हाँ कहाँ गया, हाँ यकृत के अध्ययन में मतलब एक और ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो दिख रहा है हर्पेटोलॉजी। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 था, सर्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग सर्पों का अध्ययन करते हैं। बात अगर किया जाए इक्थियोलॉजी की, तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं, फिश का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फिश का अध्ययन करते हैं। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पीडोलॉजी किसका विज्ञान है? पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं, मतलब मिट्टी का अध्ययन करते हैं पीडोलॉजी के अंतर्गत। बात अगर की जाए रोगों का, तो जो रोगों का अध्ययन है या रोगों के कारण का अध्ययन हम लोग जो करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? तो इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ईटियोलॉजी। रोगों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ईटियोलॉजी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नंबर 2 है, रोगों के अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर है पीडोलॉजी। किसका अध्ययन है? तो मृदा का अध्ययन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया है? बहुत आम सा क्वेश्चन है, बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम हो तो। जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस आपको सारे जाने पहचाने से ही मिलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एरिस्टोटल, अरस्तु। दूसरा ऑप्शन है डार्विन। तीसरा ऑप्शन है लीनियस। चौथा ऑप्शन है लैमार्क और ट्रेविनेरिस। तो यहाँ पे जो लैमार्क और ट्रेविनेरिस हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द को दिया था, लैमार्क और ट्रेविनेरिस ने। अगर हम लोग बात करें अरस्तु जी की, अरिस्टोटल जी की, तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। मतलब जीव विज्ञान के जनक इनको कहते हैं अरस्तु को, और जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं अरस्तु को कहते हैं। बात अगर डार्विन जी की की जाए, बात अगर डार्विन जी की जाए, तो इनको कहते हैं हम लोग, मतलब इनको कहते हैं क्या, इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत। किसने दिया है? तो ये डार्विन ने दिया है, विकास का सिद्धांत। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात अगर की जाए लीनियस की, यहाँ पे लीनियस जो दिख रहे हैं, लीनियस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी है, इंग्लिश में इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब ये द्विनाम पद्धति होती क्या है, तो पहले समझिए। जैसे कि अगर हम लोग मनुष्य मतलब जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है उसकी बात करें हम लोग, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। या फिर और भी बहुत सारे नाम हैं। तो जैसे मनुष्य का अगर हम लोग लेते हैं तो मनुष्य का क्या नाम है? होमो सैपियंस। तो कहने का अर्थ है होमो है, सैपियंस है, दो नाम है, लेकिन बन के क्या होता है, क्या कहलाते हैं? मनुष्य कहलाते हैं। होमो सैपियंस टोटल मनुष्य है। तो इसमें होमो सैपियंस में एक नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। तो ये दो नाम है लेकिन एक में है, तो इसीलिए ये द्विनाम पद्धति किसने दिया है? लीनियस ने दिया है। इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकी के जनक या वर्गीकी के पिता कहते हैं लीनियस को। तो लीनियस जी को याद रखिएगा आप लोग इस बारे में कि इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया है, और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन इनको कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बता चुके हैं हम पहले ही आपको। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो आपको मालूम है जीव विज्ञान के जनक कहते हैं अरस्तु जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। बात की जाए अगर थियोफ्रेस्टिस की, तो इनको कहते हैं बॉटनी के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक। अगर पूछा जाए थियोफ्रेस्टिस को, तो इनको कहते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। लैमार्क की बात करें तो लैमार्क जी ने तो जीव विज्ञान शब्द दिया था, लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास का सिद्धांत दिया था किसने? लैमार्क ने दिया था। इन्होंने एक प्रयोग किया था जिराफ के ऊपर। पहले जिराफ के जो गर्दन है वो छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके गर्दन लंबे होते गए।
इनका कहना ये है जिस अंग का अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भविष्य में धीरे धीरे वो ऑर्गन या फिर वो अंग एडवांस हो जाएगा। तो इस बात का आपको याद रखना है। लैमार्क जी ने जैव विकास का सिद्धांत दिया है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं, अरिस्टोटल जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जंतु विज्ञान का पिता कौन कहलाता है। फिर वही क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का पिता कौन कहलाता है, तो अभी बता चुके हैं। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान इन दोनों के फादर कौन है, एरिस्टोटल हैं, अरस्तु जी हैं। थियोफ्रेस्टिस साहब हैं, ये है वनस्पति विज्ञान के जनक। डार्विन को हम बता चुके हैं, डार्विन ने इन्होंने क्या दिया है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है, विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। अब जो अरस्तु हैं, जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया, क्योंकि ये जंतु विज्ञान के जनक हैं, तो जंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं, तो इसीलिए इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। अगर बात की जाए सिस्टेमा नेचुरी की, सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है लीनियस साहब ने लिखी है, जिनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी है। कार्ल लीनियस इनका पूरा नाम है, जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक लिखी है। अगर बात की जाए फिलोसफिक जूलॉजी की, तो ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन जी ने फिलोसफिक जूलॉजी बुक लिखी है। आप लोग एक काम करिए, आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं बोल कर बता रहा हूँ, तो आप लोग कहीं लिखते रहिए, क्योंकि देखेंगे फिर दिमाग से निकल जाएगा। लिखा हुआ रहेगा तो फिर आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, या फिर वापस आइएगा मेरे इस वीडियो को फिर से देखिएगा अगर आप कोई चीज़ें भूल गए हो तो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, तो ये जनक है थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस साहब हैं, जनक हैं किसके, बॉटनी के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूँ। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है सॉरी, अगला क्वेश्चन है फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे जो लैमार्क साहब हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, फिलोसफिक जूलॉजिक। लैमार्क साहब ने लिखी है फिलोसफिक जूलॉजिक। मेंडल की अगर बात करें तो इनको आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। अगर हम लोग मेंडल की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था और आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। इनका प्रयोग मटर के पौधे पे था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फर्स्ट है, लैमार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। अब यहाँ पूछा है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन पढ़ते हैं। अब बात की जाए ईटियोलॉजी की, तो ईटियोलॉजी के बारे में मैंने बताया था कि अभी रोगों के अध्ययन और रोगों के कारण के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ईटियोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है, फलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को कहा जाता है तो पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग वृक्षों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, वृक्ष के अंतर्गत हम लोग, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वृक्षों का अध्ययन करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है एंथ्रोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं, पुष्प का अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी के अंतर्गत। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 2-3 क्वेश्चंस बन जा रहा है और क्लियर हो जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से आंसर करिए और ध्यान से आगे मतलब याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1।
अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिंग संलग्न जीन का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? लिंग संलग्न जीन का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 है, मॉर्गन। इन्होंने सर्वप्रथम लिंग संलग्न जीन का निर्धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है और ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु स्थानांतरण तकनीकी किसने बताई? तो यहाँ पे ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? आप लोग जरा सा सोचिए, पढ़िए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है? जीवाणु स्थानांतरण की तकनीकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में कुछ लिखा हुआ है, अवेरी एवं सहयोगी, मतलब अवेरी और उनके जो सहयोगी थे, इन्होंने जीवाणु स्थानांतरण की तकनीकी बताई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसने सर्वप्रथम स्तनधारी क्लोन, जिसका नाम है डाली, उत्पन्न किया था? सर्वप्रथम किसने स्तनधारी क्लोन, स्तनधारी मतलब मैमल्स क्लोन, जिसका नाम है डाली, उत्पन्न किया था? आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इयान विल्मत, जिन्होंने एक क्लोन बनाया था, वो मैमल क्लोन था और उसका नाम क्या इन्होंने दिया था? डाली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20वां, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसकी खोज का श्रेय जाता है? मतलब इन्होंने कौन सी खोज किया था जिसकी वजह से ये फेमस हो गए? हरगोविंद खुराना ये केमिस्ट थे, मतलब ये रसायन शास्त्र से संबंध रखते थे। चलिए, तो हरगोविंद खुराना जी को इन्होंने कौन सा खोज किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे कई सारे हैं, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए, आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, जीन संश्लेषण, इनकी इन्होंने खोज की थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन संश्लेषण की खोज की थी, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे तो आप लोग स्टार बना ही लीजिए, स्टार जो भी है। हाँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? यह एक हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स। पहले इसके बारे में सुनिए। इंसुलिन हार्मोन्स, इसकी कमी जब बॉडी में हो जाती है, तो क्या कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ रोग होता है, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में शुगर कहते हैं कि शुगर के मरीज हैं। शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स आपके अग्नाशय, जो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। जो अग्नाशय है ये एक मिक्स ग्लैंड है, मतलब कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन्स भी निकालती है। तो जब इसकी कमी होती है शरीर में, तो हम लोग को मधुमेह नामक रोग होता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन्स है, इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आप ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर FG बेंटिंग। इन्होंने इंसुलिन नामक हार्मोन्स की खोज की थी मानव शरीर में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? कोलेरा बैसिलस की खोज की थी। ये कोलेरा बैसिलस एक तरह का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु है। इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके पास है, सामने आपके पास ऑप्शन है, आंसर दीजिए फटाफट से आप लोग। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा? रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने कोलेरा बैसिलस नामक जीवाणु की खोज की थी। 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज का श्रेय जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज का श्रेय जाता है। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो पेनिसिलिन है वो सबसे पहला एंटीबायोटिक है। प्रतिजैविक बोले तो, हिंदी में अगर बोले तो प्रतिजैविक, सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन है। प्रतिजैविक का काम क्या होता है? तो यह काम करता है जीवाणुओं के खिलाफ। ये जीवाणुओं के विकास को या ग्रोथ को कम कर देता है और धीरे धीरे इनको ख़त्म कर देता है। तो जो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना वो पेनिसिलिन बना। तो जो पेनिसिलिन की खोज किया, मतलब जो जिस वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी, जो कि प्रथम एंटीबायोटिक था, प्रथम प्रतिजैविक था। और ये बात आपको याद रखना है, इन्होंने जो ये पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी वो एक कवक के माध्यम से बनाई थी।
कवक, जिसको फंगस भी हम लोग कहते हैं, कवक के माध्यम से, मतलब कवक से इन्होंने पेंसिलिन नाम का एंटीबायोटिक निकाला था, और उस कवक का नाम था पेंसिलिनियम नोटेटम। पेंसिलिनियम मतलब नोटेटम नामक कवक से इन्होंने पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिलहाल इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और जो कवक था उसका नाम था पेंसिलिनियम नोटेटम, जिससे इन्होंने पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक प्राप्त की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, संसार में सबसे बड़ा पुष्प। अब जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो उसको हम लोग कहते हैं रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जो संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है, रेफ्लेशिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लास्टवा क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषहीन सर्प है, मतलब जिसमें जहर नहीं होता। कह रहा है तो वह जहरीला होता है, नाग भी जहरीला होता है, वाइपर भी जहरीला होता है, अजगर एक बचा, अजगर जहरीला नहीं होता। अजगर सबसे लंबा होता है, अजगर जहरीला नहीं होता। तो इस बात का आपको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अजगर, जो कि जहरीला नहीं होता। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए हैं। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आज का सेशन इंपॉर्टेंट था तो अपने दोस्तों के साथ भी मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीएस 50 नंबर का पूछा जाता है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सी साइंस की वीडियो हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं आगे, और बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।